तो पाकिस्तान लगातार सरप्राइज पे सरप्राइज देते जा रहा है और अब तक का सबसे अहम सरप्राइज वो ये है कि मोदी जी के अपने शहर गुजरात में भी पाकिस्तान के ड्रोन पहुंच गए हैं और वहां पहुंच के वो कह रहे हैं केम छो मजा मच हो। तो इस वक्त पाकिस्तान की फिजाइया बर्री अफवाज एंड नॉट टू फॉरगेट पाकिस्तान की नेवी भी भरपूर कार्रवाई कर रही है, भरपूर इस वक्त मैदान अमल में है। इस ऑपरेशन का नाम, जिसका नाम रखा गया है बुनियान मरसूस, पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और भारत की उस रात में, हमेशा रात में की जाने वाली कार्रवाई का जवाब दिन में दिया और बारहा दुनिया से कहा कि हम पहल नहीं करेंगे, हम अग्रेशन नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या कहिए कि हिंदुत्व का जब जादू सर चढ़ के बोले और चाणक्य की चाल दुश्मन, अय्यार दुश्मन, मक्कार दुश्मन चलने की बार बार लगातार कोशिश करें तो इस बार बार लगातार कोशिश को इसी तरीके से तबाह बर्बाद किया जाता है। जायशा शिराजी यू आर बैक विथ मी। सो जाहिर, मैं आपसे पूछ रहा था कि पाकिस्तान ने बार बार रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और हमने देखा कि डिप्लोमेटिकली पूरी कोशिश की गई कि किसी तरीके से मामला यहाँ तक ना आए, लेकिन अब भारत ने हमें प्रोवोक करके इस मुकाम पे ले आए कि वी आर नाउ ऑब्लाइज्ड टू कॉल ऑन द नेशनल कमांड अथॉरिटी मीटिंग। बहुत ही बड़ी ये डेवलपमेंट है। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले फैसल जरूरी ये था कि इंडियन एग्रेशन को रोका जाए और दैट वाज डन थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। हमने कोशिश की, दोस्त ममालिक के जो कि हमारे दोनों ममालिक के थे उनके साथ बातचीत भी हुई। इस वक्त नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो मीटिंग का बुलाना मेरे ख्याल में साइकोलॉजिकली भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान के इस जवाब के बदले अगर हिंदुस्तान कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो मेरे ख्याल में फिर उसे पछताना पड़ेगा। हम उस स्टेज तक नहीं जाना चाहते, उस एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहते, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त हिंदुस्तान ने पैदा कर दी थी, पाकिस्तान की अपनी साख, क्रेडिबिलिटी और मेरे ख्याल में स्टेक जो है मुकम्मल तौर पर दाव पे लगा हुआ था और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब इसके बाद वाकई अगर टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स हो गया है, पाकिस्तान ने अपने सरहदों और अपने एसेट्स की जो है वो उसकी सेफ्टी के लिए एक जवाबी स्ट्राइक कर ली है। हिंदुस्तान अभी भी अगर होश के नाखुन लेता है, डी एस्केलेशन होती है, मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक मैसेज जरूर न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए होगा, उसके सपोर्टर्स के लिए होगा, इस खत्ते के लोगों के लिए होगा कि जो ख्वाब हिंदुस्तान शायद देखता रहा है वो कभी ताबीर नहीं हो सकते। और पाकिस्तान एक रियलिटी है, पाकिस्तान एक ताकत है, वो न्यूक्लियर ताकत भी है और साथ साथ एक कहते हैं ना टेक्टफुली इक्विप्ड जो है वो फौज रखता है जो कि किसी भी जारियत का जवाब दे सकते हैं। तो एक अच्छा मेरे ख्याल में एक हम समझते हैं कि जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई मैं जरूर जिक्र करूंगा कि जब से हिंदुस्तान की जानिब से एग्रेशन हुई है उसके बाद एक बेयकीनी की फजा शायद लोगों के अंदर थी। हर एक सवाल उठाता था कि पाकिस्तान बदला लेगा नहीं लेगा, क्या जहाज गिराना काफी था। तो ये तमाम एक डिबेट थी और उसका भी मेरे ख्याल में एक एंड हुआ और कौम को वाजे हुआ कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वो फजाइया है चाहे वो जमीनी फौज है, वो मुल्क के दिफा के लिए जो है वो तैयार है। हाँ, हिंदुस्तान से एक सवाल अपनी आवाम जरूर पूछेगी। 1.5 बिलियन डॉलर का डिफेंस सिस्टम उड़ गया, 10 बिलियन डॉलर के तकरीबन राफेल तैयारे और ड्रोन्स उड़ा दिए गए, बाकी जो है वो असले के डिपो तबाह हुए। तो इतनी बड़ी फौज 51 लाख रखने का और इतना बड़ा बजट रखने का, क्या इस दिन के लिए इंडियन अवाम जो है वो इतनी बड़ी फौज को पाल रहे थे? मेरे ख्याल में बहुत सारे अवामिल हैं जो कि कुछ दिनों के बाद शायद बड़ा विजिबल होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो अवाम है मेरे ख्याल में वो मोदी सरकार से अब जरूर सवाल करेंगे कि आया डिफेंस के नाम पे, उनकी रक्षा के नाम पे, अखंड भारत के नाम पे जिस तरीके से टैक्स पेयर्स का पैसा तमाम जंगी जुनून की नजर किया गया, इसका अब जवाब जो है मोदी सरकार को देना पड़ेगा। एक चीज और भी हुई कि आज के बाद शायद हिंदुस्तान को अंदाजा होगा कि किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और किसी किस्म की एग्रेशन करने से पहले वो जरूर सोचेगा। एब्सोल्युटली, हमारे साथ ही रहिएगा और इस मौके पे याद कराते चले पूरे पाकिस्तान को, डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने पहले ही ये कह दिया था, पहले ही ये वार्निंग दे दी थी कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो दुनिया को बताने के लिए किसी इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं होगी। हम जब जवाब देंगे तो दुनिया को खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, वो नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है
कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। तो अब दिल्ली से लेके हरियाणा तक, हरियाणा से लेके अवंतीपुरा तक, अवंतीपुरा से लेके कसाई मोदी के शहर गुजरात तक सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और सिर्फ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उनका मीडिया अब खुद दिखा रहा है। सलमान, मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा वो नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान, यकीनन आधा पाकिस्तान तो रात सो रहा था, जब वो जाग रहा है तो उनको बताइए कि ओवरनाइट क्या कुछ भारत ने करने की कोशिश की। बिकॉज वेयर आई लिव, वहां से चंद किलोमीटर पे दूरी पे करीबन 5 बजे धमाका सुनाई दिया गया, जिसमें फिर वहां लोग उठे। तो प्लीज बताइए कि भारत ने रात भर क्या करने की कोशिश की। सबसे पहले तो ये बताइए, फिर इसका रिएक्शन आपसे लूंगा। जी बिल्कुल, रात की कहानी जो है वो पिछले चंद दिनों की कहानी से जुड़ी हुई है। आप देखते रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान इन तमाम दिनों के अंदर रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करता चला आया है। और आपने देखा कि खासतौर पर जब पहले दिन अटैक इंडिया ने किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, उस वक्त पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसिव मोड रखा, लेकिन उस डिफेंसिव मोड रखा। और लेकिन उस डिफेंसिव मोड के दौरान भी भारत के किस तरह से तैयारे जो हैं वो 5 तबाह हुए। और उसके बाद फिर ड्रोन अटैक्स के दौरान भी पाकिस्तान ने 77 ड्रोन मार गिराए, इसराइली साख्ता ड्रोन मार गिराए। और उसके बाद फिर कल रात जो गुजरी है हमारी, उसमें तो भारत ने जो एस्केलेशन है उसको बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर बराह रास्त जब उन्होंने हमले किए एयर टू ग्राउंड मिसाइल से हमारी एयर बेसिस के ऊपर, तो उसके बाद फिर ये जवाब देना, इस किस्म की कार्रवाई जिसके लिए डेफिनेटली बहुत अर्से पहले प्रेपरेशन करके रखी जाती है, होमवर्क करके रखा जाता है, तो ये जवाब देना जो है वो इमिनेंट था। और आपने देखा क्विकली, स्विफ्टली हमने एक्शन किया। स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक हार्ड वाली जो पॉलिसी थी, स्ट्राइक फास्ट वाली जो पॉलिसी थी, उसके ऊपर अमल दरामद किया। और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो फौरी तौर के ऊपर हरकत में आई। और इसी आर्म्ड फोर्सेस या फोर्सेस के दस्ते में हमारी साइबर फोर्स भी शामिल थी, जिन्होंने भरपूर तरीके से भारत को अटैक किया। उससे पहले जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं, वो ये था कि भारत ने हमारी 3 एयर बेसिस को निशाना बनाया एयर टू ग्राउंड मिसाइल की मदद से, जिसके अंदर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर नूर खान एयर बेस है, रफीकी एयर बेस है, मुरीद एयर बेस है। इन एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत अलर्ट था। आपको पता है कि मल्टी लेयर्ड किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर HQ-9 है, HQ-16 है, वो और दीगर सिस्टम मौजूद हैं जिनकी डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिस्टम फौरी तौर पर हरकत में आया और बेशतर भारतीय मिसाइल जो हैं वो हवा में ही तबाह कर दिए गए। और जो ऑन ग्राउंड पहुंचे भी, वहां पे भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे किसी भी फ्लाइंग एसेट को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, कामयाबी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की। और इसके साथ साथ फिर जब रिएक्शन शुरू हुआ वो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के साथ, बिल्कुल मैं हम सब जाग रहे हैं रात से, इधर अजान हुई, फजर की अजान शुरू हुई है और उसके साथ ही ये कार्रवाई अल्लाह अकबर के नाम से शुरू हो गई। और इस कार्रवाई को उन बच्चों के नाम से मंसूब किया गया जिन बच्चों को हमने खोया है इस भारतीय ऑपरेशन के नतीजे में। और फिर आपने देखा कि क्या फतह मिसाइल हों, क्या हमारे लॉटरिंग म्यूनिशन हो, क्या हमारे ड्रोन्स हों, क्या हमारे पाक फिजाइया के एरियल एसेट्स हों, जिसके अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है और डेफिनेटली J-10C तैयारे भी शामिल होंगे। उन सब ने मिलकर भारत के ऊपर हल्ला बोला, और ऐसा हल्ला बोला कि इस वक्त भारत की बत्ती जो है ना वो गुल हो चुकी है। भारत का नेशनल ग्रिड जो है मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। 90% इलाके को बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। और इस वक्त भारतीय हुकाम को समझ नहीं आ रही कि वो बिजली बहाल करें तो कैसे करें। इतना जबरदस्त हमारी साइबर फोर्स ने अटैक किया। और उसके साथ साथ उनके प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट और उसके अलावा आप हम बात करें थे मिलिट्री सैटेलाइट जो है उसको भी नाकारा बना दिया गया है। ऑन ग्राउंड अगर हम काइनेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो काइनेटिक ऑपरेशंस में आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर से लेकर गुजरात के साहिल तक, यानी हिमालय से लेकर अरेबियन सी तक पाकिस्तान ने निशाना बनाया है भारतीय एयरफील्ड को। जो उनकी एयर बेसिस हैं वो तमाम जहां पर भारत की जानिब से हमले किए जाते थे, जिनको हमले के लिए इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये एक बहुत प्लान्ड डेफिनेटली प्लान्ड होगी
प्लान ही है, कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में इस वक्त भारत जो है वो अपने जख्म चाट रहा है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा है, हमारे पास जो तफसीलात हैं सामने आती जा रही हैं, श्रीनगर हो, अवंतीपुरा हो, मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाके हो, जैसलमेर हो, सूरतगढ़ हो, आदमपुर हो, उधमपुर हो, इन तमाम मकामात पर हमने हिट किया है और बहुत जोरदार अंदाज के अंदर हिट किया है, जिसके नतीजे में भारत को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। और आप जानते हैं कि 2 हमने ब्रह्मोस मिसाइल की जो स्टोरेज साइट्स हैं वो भी तबाह किए हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर कई चौकियां जो है मजीद तबाह की गई हैं, जिसके अंदर उसका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है एक और वो भी शामिल है। तो बहुत बड़े पैमाने पर एक जबरदस्त कॉम्पैक्ट किस्म की ये कार्रवाई थी, जिसके नतीजे में आप देखें कि जो अनलीश किया है हमने अपनी ताकत को, अपनी फोर्स को, वो इतने ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ किया है कि वो यकीनी तौर पर भारत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और इस दौरान आप देखें कि पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं, पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेज हैं, उनकी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, जिसके नतीजे में अभी तक जो है वो इंडिया को समझ नहीं पाया, इंडिया संभल नहीं पाया कि क्या करे और क्या ना करे। अभी तक जो है उसका नेशनल ग्रिड जो है, जो हम बात करें, बहुत बेसिक चीज आप इमेजिन करें कि 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और वहाँ पर 90% लोगों की बत्ती चली जाए, लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, तो वो क्या सलमान वो जो पिछले 2 दिनों से ऑपरेशन ब्लैकआउट के नाम से कर रहे थे, तो आज पाकिस्तान ने ये मेक श्योर किया है कि फिर हो ही जाए ब्लैकआउट। हमारे साथ ही रहिएगा सलमान, क्योंकि इस वक्त जो तमाम तर पाकिस्तानी अब पूरी तरह जाग चुके हैं और पूरी तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ओवरनाइट बुज़दिलाना कार्रवाई का सुबह फजर की अजान होते ही क्या ज़बरदस्त जवाब दिया है। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर चलाएं वो फुटेज सबसे पहले, जो कि फतह 1 मिसाइल जब हमने दागा है नारे तकबीर के साथ, तो किस तरीके से हमने आगाज़ किया है, क्योंकि रात भर हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, रात भर भारत ने कोशिश की कि एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि इट्स नॉट अबाउट कि कहाँ क्या हुआ है, इट्स द पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। जहाँ हमारी रिहाइश है कराची में, वो सिविलियन आबादी है, वहाँ से कुछ किलोमीटर पे भी एक ड्रोन गिरा और वो फटा। और अब सिचुएशन ये है कि जब भारत ने एक बार फिर अपनी सी कसर कर ली और एक बार फिर उनके वो जो उड़ते खिलौने आ रहे हैं, जिनको पंजाब में रेंजर्स के हमरा लोग, आम आदमी भी शाना बशाना, जिसको पंजाबी में कहते हैं, अपनी दोनाली के साथ जो है वो निशाना बना रहे हैं। जब भारत ने अपनी ये तमाम तर चीज़ें एक बार फिर करने की कोशिश कर ली, उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना प्रोफेशनल रिप्लाई दिया है। इस बार 10 मई की अजान हुई है फजर की, और फजर की अजान के साथ ही नारे तकबीर फिजा में बुलंद हुआ है और फतह 1 मिसाइल ने जिस वक्त निशाना बनाना शुरू किया है तो क्या कुछ हो चुका है सुन लीजिए आप भी। उड़ी के सप्लाई डिपो को उड़ाया गया है। ये वही उड़ी है जिसके हवाले से भारत ने एक फिल्म बनाई थी और सीना चौड़ा करके झूठ बताया था पूरी दुनिया को कि हमने उसके साथ क्या किया। तो उस फिल्म को भी फ्लॉप करवाया और आज उड़ी को असल में उड़ा भी दिया गया है। इसके साथ साथ वो मिसाइल, वो ब्रह्मोस मिसाइल के जिसके दम पे भारत बहुत भरम दिखा रहा था, जो कराची की ज़बान में हम कहते हैं भरमबाजी कर रहा था, उस भरम को आज हमने भस्म कर दिया है। और ये वो मिसाइल थे कि जब पाकिस्तान ने इनको अटैक किया है तो उन शहीद बच्चों के नामों से मंसूब किया है कि जो भारत ने अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई में शहीद किए। इसके साथ साथ सिर्फ एक डिपो नहीं, 2 स्टोरेज हैं ब्रह्मोस मिसाइल के जो कि पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। उसके बाद उधम एयरबेस जो है उसको तबाह किया है, एक आर्टिलरी गन पोजीशन को उड़ा दिया गया है, अवंतीपुरा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है और भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस राजौरी में जो है, जहां से भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां प्लान करता है, एग्जीक्यूट करवाता है, उसको भी उड़ा दिया गया है। इसके होंगी अगले 1-2 साल तक के वहां से वो ऑपरेट कर सकें। लेकिन अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट और वो ये भी है कि अब वहां के शहरों में, जैसे कि आपने हमारे शहरों में खौफ व हिरास फैलाया, अब आपके शहरों में भी खौफ व हिरास फैलाया जाएगा। और वो ऐसे कि टिट फॉर टैट, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। तो अब दिल्ली में भी 4-5 घंटे से वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं यानी कि ड्रोन्स हैं, वो इस वक्त चक्कर लगा रहे हैं। और मोदी के शहर गुजरात में भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि ड्रोन्स जो है वो दिखाई दिए हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो अखंड भारत का ख्वाब अब खंडर बनता जा रहा है। और ये तो मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो हमारी अस्करी कुव्वत हमने दिखाई है, क्योंकि ये ज़माना 5th जनरेशन वॉरफेयर का है और इस पर हमारी फौज बारहा ये कहती रही है कि ये 5th जनरेशन वॉर है। तो देख लीजिए कि 5th जनरेशन वॉर को कैसे लड़ा जाता है।
इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट है उसको हमने जैम किया है। जो नॉर्थ एयर कमांड की साइबर नेटवर्क है पिछले 5-6 घंटे से वो डाउन है। मिलिट्री जो सैटेलाइट है उसको जैम किया है। पीएम इंडिया की वेबसाइट वो इस वक्त हैक कर ली गई है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो इस दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात है, जो कि आरएसएस और बजरंग दल की जो है इस वक्त हरकारा बनी हुई है, उसको फिर हैक कर लिया गया है। और सिर्फ हैक नहीं किया गया है, मुख्तलिफ दीगर वेबसाइट्स जो इनकी इकोनॉमिक हब हैं उनको हैक किया गया है, उनके ग्रिड स्टेशंस को हैक किया गया है। भारत में इस वक्त जो पिछले 3 दिनों से वो ऑपरेशन अभ्यास के नाम पे ड्रामा कर रहे थे, सायरन बजा रहे थे, ब्लैकआउट कर रहे थे, कोई तैयारी कर रहे थे, वो तैयारी अब धरी की धरी रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने उनका परमानेंट पक्का इलाज कर दिया है, पक्का सोल्यूशन बता दिया है कि ब्लैकआउट हम आपको करके देते हैं। तो उनके ग्रिड स्टेशन उनको भी जाम कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक 80 से 90% भारत में इस वक्त बिजली नहीं है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि अब पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अहम मीटिंग करने जा रहा है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान मौजूद हमारे साथ। सलमान, कितने बजे तक एक्सपेक्टेड है नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग अंडर पीएम शहबाज शरीफ? जी, ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही स्ट्रेटेजिक की मीटिंग है। अभी तो सुबह सवेरे का टाइम है। इस हवाले से भी सिर्फ ये बताया गया है कि ये मीटिंग आज होगी, अब कब होगी इस हवाले से कोई डिटेल सामने नहीं आई। लेकिन वंस अगेन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि जो हम बात करें कि उड़ी का जो सप्लाई डिपो है वो तबाह कर दिया गया है, उसकी फुटेज हमारे पास मौजूद हो गई है। उड़ी का, इंडियन आर्मी का सप्लाई डिपो उड़ी आप जानते हैं बिल्कुल LOC के करीब वाक़ है। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मकबूजा जम्मू कश्मीर का। और यहाँ से जो तबाह हुआ है इंडियन आर्मी का डिपो, इसकी सप्लाई फील्ड सप्लाई डिपो जो है वो तबाह हो गया है। यानी कि इस इलाके के अंदर जो इंडियन आर्मी का डिपो था जो कि सप्लाई करता था वेपन्स का या दीगर जो आइटम्स होते हैं, मिलिट्री आइटम्स होते हैं, वो अब तबाह बर्बाद हो चुका है। और यहाँ से इंडियन आर्मी की जो सप्लाई है वो खत्म हो गई है, क्योंकि अब ये डिपो जो कि सप्लाई करता था वो मौजूद नहीं रहा। और इसके अलावा एक और वीडियो फुटेज हमारे पास आई थी, वो थी फतह 1 मिसाइल सिस्टम की, जिसके जरिए मुतअद्दिद भारतीय आदाब को निशाना बनाया गया है। और पाकिस्तान की जानिब से जो फतह 1 मिसाइल है उसकी पहले भी हमने वीडियो शेयर की थी सुबह सवेरे, और उसके बाद एक और नई वीडियो आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि फतह 1 मिसाइल सिस्टम से किस तरह से पाकिस्तान भारत में अपने आदाब को निशाना बना रहा है। तो आज की कार्रवाई के अंदर आप देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड जो फोर्सेज हैं, ग्राउंड फोर्सेज हैं, उन्होंने फतह 1 का भरपूर पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया है और ताक कर अपने अहदाफ को चुन कर निशाना बनाया है, बड़ी प्रिसाइजली निशाना बनाया है। और इसके नतीजे में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर ये कामयाबी मिली है। तो ये 2-3 अपडेट्स थे हमारे पास जो मैंने आपको आगाह किया कि एक तो उड़ी की डिपो की फुटेज सामने आ गई है जिसमें आप उड़ी के डिपो को तबाह होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा फतह 1 की वीडियो आपके सामने आ चुकी है, नई वीडियो सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस के जरिए। और मैं सलमान ये भी बता दूं कि जस्ट 1 सोर्स कंफर्म्ड के इस वक्त इंडियन चैनल्स जो हैं वो 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे जो हैं वो हैक कर लिए गए हैं। मैं नाम लेके बता देता हूं, मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना NDTV चैनल इज़ नॉट अवेलेबल। इस वक्त मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि NDTV का जो लाइव यूट्यूब चैनल है उसको इस वक्त हैक कर लिया गया है और वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। यानी कि कहा जा सकता है खस कम जहां पाक। और ये अब हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं। प्लीज सलमान, टॉक मी थ्रू दिस। आपने 2 फुटेजेस के हवाले से बताई है। यस, दिस इज उड़ी। उड़ी का जो असलहा डिपो है वो इस वक्त उड़ा दिया गया। मैं चाहूंगा इसको वाशगाफ पूरी स्क्रीन पे फैला के दिखाइए कि कैसे सच दिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि लाइव इस वक्त वहां पे धमाके भी हो रहे हैं। हम आपको हाशिया लगा के दिखा रहे हैं इस लाल हाशिए में कि किस तरीके से वहां पे सफेद धुएं के बादल इस वक्त उठ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुबह खैर। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, वी आर शोइंग टू आवर पीपल एंड टू द होल वर्ल्ड कि किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। और यह कार्रवाई उड़ी में की गई है जहां पे उड़ा के रख दिया गया है सप्लाई डिपो को, असलहा डिपो को। और इस वक्त देख सकते हैं आप कि वहां पे धमाके भी हो रहे हैं, विच प्रूव्स के जो असलहा डिपो है, धमाका होता है उसके बाद मजीद वहां से धुआं निकलता है। सो बाबर अलाउद्दीन साहब, लास्ट नाइट इंडिया अगेन ट्राइड कि वो किसी तरीके से अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई करे। हमेशा रात के अंधेरे में ही कर पाते हैं पाकिस्तान ने, लेकिन यहां अज़ान फजर हुई है और यहां फतह 1 मिसाइल गया है और उस वक्त से लेके अब तक
तबाही और बर्बादी का दास्तान बना हुआ है पूरा भारत। जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त के क्लासिक मिलिट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि एक टिपिकल प्रोफेशनल फौज कैसे दुश्मन के ऊपर जवाबी कार्रवाई करती है। और ये मेरा ख्याल है एक स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर के लिए भी एक देखने की चीज़ है। हमने अपने दफा में जो किया है, जो कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो कि एक प्रोफेशनल फौज को करना चाहिए। हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया है, हम उनके स्पेसिफाइड अहदाफ को एंगेज कर रहे हैं। इसमें कोई सिविलियन टारगेट नहीं है, इसमें कोई सिविलियन कैजुअल्टीज नहीं हो रही। हमने एट रैंडम अनप्रोवोक्ड शहरी इलाकों पर कोई बॉम्बिंग नहीं की है। और हमने जो किया है, जो कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान इन्होंने इस हद तक लिया कि हमारी अपनी सालमियत को इस हद तक उन्होंने चैलेंज किया कि हमारे ऑपरेशनल एयर बेसिस के ऊपर आके इन्होंने आज सुबह जब टारगेट किया तो वो आई थिंक इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर लिया। हम पिछले 3 दिनों से कह रहे थे कि ऐसा ना करना, अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको वो जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। देखिए ऑपरेशन एयर बेसिस, नूर खां एयरबेस पाकिस्तान के कैपिटल में है। ऑपरेशन एयरबेस को टारगेट करें और आप फिर ये एक्सपेक्ट करें कि हम कुछ ना करेंगे, ये नहीं हो सकता। और हमने सुबह से सुबह रज़ाने फजर से लेके अभी तक जो कुछ हमने किया है या कर रहे हैं, सारे के सारे हमने मिलिट्री टारगेट्स एंगेज किए, मोस्टली इन ऑक्युपाइड कश्मीर, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ उनकी मिलिट्री की पोजीशंस हैं, उनके एमुनेशन डिपोज हैं, उनके सप्लाई डिपोज हैं, उनके फॉरवर्ड एयर बेसिस की एयर स्ट्रिप्स हैं, सारे के सारे मिलिट्री टारगेट हैं। और इसके ऊपर हम जस्टिफाइड है, कोई हम मोर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकता। और इतना प्रिसाइजली हमने इनको एंगेज किया है कि कहीं पर किसी किस्म का कोलेटरल डैमेज ही रिपोर्ट नहीं हुआ। और इतना प्रिसाइजली हमने एंगेज किया कि हम उसके साथ साथ जहाँ से हम टारगेट एंगेज कर रहे हैं, वहीं से उनकी वीडियोस बन के दुनिया भी देख रही है। सिर्फ क्लेम्स नहीं है, सिर्फ दावे नहीं है, और सिर्फ कहने की हद तक नहीं है। तो ऑल सेड एंड डन मेरा ख्याल है कि ये क्लासिक काउंटर एयर काउंटर मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसकी बदौलत दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसका सैटेलाइट सिस्टम, उसके लॉजिस्टिक बेसिस, उसके फॉरवर्ड एयर बेसिस, सारे के सारे टारगेट किए जा रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम 15 टारगेट्स को प्रिसाइजली एंगेज किया। एब्सोल्युटली। और बाबर साहब, हम देख रहे हैं कि भारत ने एक मरतबा फिर वही पिछले 3 दिन में जो कर रहा था वही उसने किया। बट नाउ पाकिस्तान ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की अहम मीटिंग भी बुला ली है। मैं चाहूँगा बताइए हाउ सिग्निफिकेंट दिस मीटिंग इज इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटी है, जो कि किसी भी इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में जब मुल्क की सालमियत को खतरा हो तो नेशनल कमांड अथॉरिटी ये सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इसकी ज़रूरत अमूमन कम पेश आती है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे सिस्टम, हमारे आइन और कानून के मुताबिक नेशनल कमांड अथॉरिटी मौजूद है। तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक किया है इनकी मीटिंग बुला के, ताकि वहाँ पर तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन की रोशनी में थ्रेड पे डिस्कस हों और उसकी रोशनी में फिर जो भी फैसला किया जाए। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, बहुत ठीक हुआ है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगी, वहाँ पर कलेक्टिव कमांड डिसीजंस होंगे जो आगे चल के डिटर्मिन करेंगे कि हमने अभी अगले एक दिन में, अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में क्या कुछ हमने करना है। एब्सोल्युटली। ओके सर, नाउ द सिचुएशन इस के इस वक्त अवंतीपुरा से लेके सिरसा एयरफील्ड, उधम एयरबेस, हम सब के सब तबाह कर रहे हैं। उनकी आर्टिलरी गन पोजीशंस जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। भारत ने जो ड्रोन्स भेजे उनको हमने चुन चुन के मारा है और नाउ पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। और जैसे कि अगर वो हमारे शहरी में खौफ और राज पैदा करेंगे, हम भी मजबूर हैं ये जवाब देने के लिए। सो द सिचुएशन इस के दिल्ली से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान के ड्रोन जो हैं वो फिजाओं में है। जी बिल्कुल, पिछले 4 दिनों से उन्होंने जो हमारे मुल्क में ड्रोन भेजे इतनी बड़ी तादाद में, और उन ड्रोन्स की बुनियाद पर जो वहाँ पर खौफ राज फैला हमारे मुल्क में,
और उसमें एक पैनिक उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, 77 हमने गिराए, तो ज़ाहिर है फिर हमने भी करना था और हमने भी वही किया है, और जिससे अभी इनको तकलीफ भी हो रही है। और अब आगे जाके देखिएगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी और इनकी टेक्निक में फ़र्क है, हमारी और इनकी जो है ना अप्रोच में फ़र्क है, हमारी और इनकी ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म में फ़र्क है। ये एक जानवरों का टोला है जिनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। ये हर वक्त खौफ राज फैला के, सनसनी फैला के, झूठ फैला के ये समझते हैं कि ये अपने मकासद अचीव कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी अप्रोच डिफरेंट है और हमारी अप्रोच को दुनिया सराहती है। हम इनकी तरह दुश्मनी भी करते हैं, इनकी तरह कमजोरी वाली नहीं करते। दुश्मनी भी फिर ऐसी करते हैं कि दुश्मन को पता चले दुश्मनी के भी कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बाबर साहब, लेट्स गो टू द सोर्स ऑफ दिस इंसिडेंट, पहलगाम वाकया। ऑब्वियसली उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर ही जवाब इनको अभी देने हैं। जब ये हुआ वाकया, उसके गालिबन 8-9 दिन भारत ने टाइम लिया और ये सोचने का कि वो करें क्या ना करें। तो दुनिया शायद ये सोच रही थी कि भाई 8-9 दिन लिए तो फिर काफ़ी प्रिपेयर्डनेस होगी। ये प्रिपेयर्डनेस थी आपकी कि पहले तो आपने अपने जहाज़ गिरवा लिए, उसके बाद आपने अपने ड्रोन ना सिर्फ पंजाब रेंजर से गिरवा लिए बल्कि आम लोकल पाकिस्तान के, पंजाब के लोग जो हैं वो अपनी दोनाली लेके निकलें और वो ड्रोन का शिकार वहाँ पे कर रहे हैं। सो दिस शोज़ के एक तो ऑलरेडी अनट्रेंड और ऊपर से अनप्रिपेयर्ड हालत, तो फिर यही होनी थी ना आपकी? जी हालत होनी थी जी, अनप्रिपेयर्ड है, अनट्रेंड है, कोई आपके अंदर किसी किस्म की कोई तहजीब नाम की कोई चीज नहीं। अब देखिए, जो पिछले चंद दिनों से इनके मीडिया ने जो तूफान बदतमीजी पैदा किया हुआ है सनसनी फैलाने के लिए, गालम गलोच, लाहौर कब्जे में कर लिया, कराची में अटैक करके कैप्चर कर, इस्लामाबाद तक पहुंच गए हुए थे। और उसके बाद अब इनकी जो जिस तरीके से इन्होंने हमारे टारगेट एंगेज किए हैं, मतलब आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद एयरबेस जो कि हमारा ऑपरेशनल एयरबेस है, कैपिटल है हमारा, उस तक अगर आप जाके मिसाइल मारेंगे और आप ये समझेंगे हम कुछ करेंगे नहीं, ये तो बेवकूफ़ों की या मैं कहता हूँ कि बिल्कुल अंधेपन की इंतहा है। ये तो नहीं हो सकता था। हमने वैसे स्ट्राइक करना था। हम इनको पिछले 4 दिनों से कह रहे थे कि बस इंतजार करना। अभी सुबह आज उन्होंने हमारे टोरकोट इस्लामाबाद को टारगेट करके, तो मेरा ख्याल है कि जो काम शायद हमने शाम को करना था उन्होंने हमसे सुबह करवा लिया है। तो सारे का सारा इनका कसूर है। अनट्रेंड भी है, अनप्रोफेशनल भी है, इलॉजिकल भी है, अनएथिकल भी है, जो भी आप इनको नाम देना चाहें वो छोटा है। बाबर साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। ऑल्दो के 4 जंगों में हम भिड़ चुके हैं आमने सामने, लेकिन इस बार भारत की जो फॉल्ट लाइंस हैं वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। वो ऐसे कि आई हैव बीन वॉचिंग इंटरव्यूज़ ऑफ द सिख्स जो कि रहते हैं भारतीय पंजाब के, ख़ास तौर पे 20 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर के गाँव में, और उनका बड़ा वाशगाफ ये इस बार मौक़िफ़ है कि भाई अगर भारत सरकार ने, मोदी ने जंग लगानी है तो वो लेके जाएं, राजस्थान में लगाएं और वो जाएं ऊपर गुजरात में लगाएं। वो वहाँ पे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि एक तरफ दलदल आ जाती है, मार्शी एरिया आ जाता है, दूसरी तरफ शदीद गर्मी और सहरा आ जाता है। इनको पंजाब ही मिलता है हर बार लड़ने के लिए और उजाड़ने के लिए। सो देयर आर क्लियर फॉल्ट लाइन्स इन इंडिया दिस टाइम राइन। जी, फॉल्ट लाइन्स क्लियर हैं, बड़ी वल्नरेबल है, और इस दफा लकीली हमें ये फॉल्ट लाइन और ज्यादा डीपन होके मिली है। कश्मीर की फॉल्ट लाइन पहले था वो तो इनके लिए मेरा ख्याल है एक जहर कातिल साबित होगी। बिल्कुल सिख इनके साथ टोटली इस वक्त डिनाइल मूड में है। और आपकी बात ठीक है, पंजाब तो इनका बेस है, चाहे एयर बेसिस हो, चाहे पंजाब के कंटोनमेंट्स हो, लॉन्चिंग पैड्स है ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के। तो इसलिए जो पंजाब वाली फॉल्ट लाइन है वो बड़ी इनके लिए सीरियस फॉल्ट लाइन है। फिर जो इंडिया के अंदर इस वक्त इन्होंने क्रैक्स पैदा किए हुए अपनी पॉलिसीज की वजह से, जो इस वक्त अक़लियत के खिलाफ इनकी पॉलिसी है, जो ओवरऑल द वे दे आर हैंडलिंग द ओवरऑल गवर्नेंस इन इंडिया, वो भी उसके अंदर भी बहुत सारे क्रैक्स है, वो भी फॉल्ट लाइन है। देखिए हमारी जो फॉल्ट लाइन। ऑल राइट बाबर साहब, क़ता कलामी की मासत यहाँ पे एक अहम डेवलपमेंट और अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने किया टेलीफोन और आज सुबह वजीर खारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की। अमरीकी महकमा खारजा का यह कहना है वजीर खारजा मार्को रूबियो ने फरीकैन को कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। तो अब अमरीकी महकमा खारजा भी मैदान में है और इससे पहले हम देख रहे थे कि वो अपने आप को इस जंग से अलग करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन अब भारत की इस हिमाकतों की वजह से मजबूर हुआ है अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होने में। और अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन किया है। आज सुबह ही ये गुफ्तगू हुई है और वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत की है। अमेरिकी महकमा खारजा का ये कहना है कि वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने फ़रीक़ैन को कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट, पूरी रात भारतीय बेवकूफ़ियों का जवाब जब पाकिस्तान ने दिया और सॉलिड जवाब दिया, उसके बाद भारत की निकली चीखें। और अब सबसे अहम डेवलपमेंट अब तक की ये कि अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन किया है और इस अहम गुफ्तगू में वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने फ़रीक़ैन को कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट है ये? जी बिल्कुल, जो सिचुएशन जिस तरह जा रही थी भारत की हठधर्मी और इख्तियाल-अंगेज़ी के बाइस में अमेरिका के लिए बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। अमेरिका के इस खित्ते से बहुत सारे मफादात वाबस्ता हैं, तो ऐसे में ही आर्मी चीफ के साथ अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की है मार्को रूबियो ने, और उसमें AP ने ये खबर जारी की है और बताया है कि उसमें वंस अगेन उन्होंने यही रीइटरेट किया है कि पाकिस्तान और भारत दोनों डायलॉग डिप्लोमेसी को मौका दें और इसके साथ साथ कशीदगी में कमी लाए। और डायलॉग डिप्लोमेसी जो है वही कशीदगी में कमी का वाहिद एक सिलसिला बन सकते हैं, एक रास्ता बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया फौरी तौर पर बातचीत करें। यही उनका पुराना भी स्टांस रहा है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तो ये कह चुका है कि वो बिल्कुल तहकीकात के लिए तैयार है, भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन भारत की तरफ से जो हठधर्मी का मुजाहरा है वो इस सिलसिले में सबसे बड़ी पेशरफ्त जो है होने में रुकावट है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अमेरिका, खासतौर पर अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो कह चुके हैं कि अमेरिका हैज नथिंग टू डू विद दिस सिचुएशन, या अमेरिका का बिजनेस नहीं है। तो इसलिए अमेरिका की जानिब से इन्वॉल्वमेंट जो है वो डिप्लोमेटिकली है। अमेरिका की जानिब से इन्वॉल्वमेंट जो है वो सिफारती सतह के ऊपर है। अमेरिका फिलहाल लगता ऐसा ही है कि सिर्फ सिफारती ज़राए से एक हद तक पाकिस्तान और इंडिया को बातचीत के लिए और डी एस्केलेशन के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका फिलहाल शायद गैर जरूरी तौर पर ना पाकिस्तान से दबाव डाल रहा है, ना ही भारत के ऊपर। जी ठीक है सलमान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने सालसी की पेशकश कर दी है। यह उस वक्त के जिस वक्त पाकिस्तान ने आज ऐलान कर दिया है कि वो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाने जा रहा है। तो उससे पहले ही अहम डेवलपमेंट आई है और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की है, जनरल आसिम मुनीर से बात की है और इस गुफ्तगू में कहा है कि वो सालसी की पेशकश करते हैं और उसके साथ साथ दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनको मामलात ठंडा करने का कहा गया है। तो इस वक्त की सबसे अहम डेवलपमेंट और वो ये कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का रब्ता हुआ है आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी। और अब मज़ीद कुछ ख़बरें भी आ रही हैं कि दीगर भी राब्ते कायम किए गए हैं पाकिस्तान के दीगर हाई अप से। अभी तो जनरल आसिम मुनीर उनसे गुफ्तगू हुई है और सालसी की पेशकश की है और कहा गया है कि इस मामले को अब ठंडा किया जाए क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और जो एक फ्लैश पॉइंट था कश्मीर, अब वो कई फ्लैश पॉइंट्स में तब्दील हो चुका है और इस वक्त पाकिस्तान और भारत आमने सामने हैं। भारत अपनी बेवकूफ़ियों पे इस वक्त हठधर्मी दिखा रहा है और पाकिस्तान को गजंद लगाने की, नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की प्रोफेशनल फ़ौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम जो कि शाना बशाना हैं, इस वक्त दोनों इकट्ठे एक पेज पे कराची से लेके खैबर तक और बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हम आवाज़ हैं, यक आवाज़ हैं कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ठीक ठीक जवाब दिया जाएगा। तो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने सालसी की पेशकश कर दी है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पे इस वक्त कहा जा रहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया गया है और बताया जा रहा है कि सालसी की पेशकश भी की गई है। तो अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट और वो अहम डेवलपमेंट ये कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने सालसी की पेशकश की है और बताया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि मार्को रूबियो जो है उनके बयानात सामने आए और लेकिन वो बयानात कुछ तज़ादात का शिकार थे और कहा यह जाता रहा कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते और साथ में ये भी खदशा जाहिर किया जाता रहा कि एक बार जंग हुई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी तक सिर्फ अमेरिका गुफ्तगू की हद तक ही था, लेकिन अब अमेरिका ने बाज़ाब्ता अमरीकी सेक्रेटरी खारजा के थ्रू अपनी सालसी की
पेशकश कर दी है और बताया जा रहा है कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ को टेलीफोन किया है और उनकी बातचीत हुई है और इस गुफ्तगू में जो है वो बताया गया है कि अमरीका सालसी की पेशकश करता है। ओके, सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, सिर्फ आर्मी चीफ से गुफ्तगू हुई है या फिर मजीद भी पाकिस्तान के किसी हाई अप से गुफ्तगू हुई है मार्को रूबियो की? जी, मार्को रूबियो की इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू में भी कमोबेश उन्होंने यही बातचीत की थी कि भारत और पाकिस्तान डिप्लोमेसी को मौका दें, डायलॉग को मौका दें और आपस में जो डी एस्केलेशन के मामलात हैं उसकी तरफ बढ़ें, क्योंकि एस्केलेशन जो है वो दोनों के लिए हक में नहीं है, न पाकिस्तान के हक में है न भारत के हक में है। पाकिस्तान के जो आला क़यादत है, वज़ीर आज़म ने उस वक्त भी वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान बिल्कुल भी एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरह से ब्लेटेंट वायलेशन की गई है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की, सलामती की, उसको पाकिस्तान जो है उसके ऊपर चुप नहीं रह सकता। अगर भारत, और ख़ास तौर पर आपने देखा ये पाकिस्तानी क़यादत जो है 3 तास मुआहदे का जो इशू है वो हर जगह पर रेज कर रही है कि भारत किस तरह से ढिठाई के साथ एक ऐसे मुआहदे को अबेंस में डाल रहा है जिसके साथ ऐसा किया ही नहीं जा सकता, जिसकी कोई कानूनी शिक ही नहीं है, जिसकी कोई कानूनी वैल्यू ही नहीं है। तो ये मामला पाकिस्तानी क़यादत जो है वो बारहा, चाहे वो अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा हों या दीगर तमाम ममालिक के रहनुमा, उनके साथ राब्ते के अंदर, उनके साथ राब्तों के अंदर हम ये बात बारहा कह चुके हैं और अमेरिकन हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात कही गई कि भारत की जानिब से जो एस्केलेशन के मामलात हैं उसके अंदर बिल्कुल भी ताउन नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान तो पहले दिन से ही कहता चला आ रहा है कि जिस वाक़े को बेस बनाकर भारत तूफान खड़ा कर रहा है उसके ऊपर तहकीकात करवा दी जाएं, आज़ादाना, न्यूट्रल, शफाफ तहकीकात करवाई जाएं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। लेकिन भारत, आपको पता है कि इस तरफ आता ही नहीं है और अब यही जो सिचुएशन कल रात से बनी है या गुज़िश्ता 2-3 दिन से बनी है, इसके अंदर पूरी दुनिया जो है वो अब इसके ऊपर अलार्म हो चुकी है कि ये 2 न्यूक्लियर नेबर्स हैं और ये 2 ऐसे नेबर्स हैं जिनकी माजी में भी जंगों की तारीख रही है। तो इस वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा संगीन है पूरी दुनिया के संजीदा लोगों के लिए और यही वजह कि आलमी बरादरी इस मामले के ऊपर अब जो है वो हरकत में है, अलर्ट है और चाह रही है कि पाकिस्तान और भारत डी एस्केलेशन की तरफ जाएं। लेकिन अमेरिका इस मामले में मेरा ख्याल है कि एक हद तक जाएगा, क्योंकि अमेरिकन क़यादत की जानिब से अब तक की जो मैसेजिंग हुई है वो यही हुई है कि पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में मिलकर ये मामला जो है वो तय करें अपने 2 तरफा मीन्स के जरिए, 2 तरफा मैकेनिज्म के जरिए। जी एब्सोल्युटली। सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तो अब पूरी दुनिया जो है उसने राब्ता करना शुरू कर दिया है। मीनवाइल वी आर बीइंग जॉइंड बाय ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, जब भी आपसे गुफ्तगू होती है मैं हमेशा आपको कॉन्ग्रेचुलेट ही कर रहा होता हूँ। पिछले 72 घंटे से तो ये सिलसिला जारी है और हमारी अफवाज ने हमें एक बार फिर इस काबिल बनाया है कि मैं आपको एक बार फिर कहूँ, सर गुड मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट अ डे अगेन और व्हाट अ रिस्पॉन्स। फैसल, मैं आपके सामने कितनी दफा हम बात कर रहे थे DGI से, हम यही बात की थी कि आप हमारे साथ पंगा मत लें। हमने तमाम कॉन्टीजेंसी वर्क की हुई है, हमने टारगेट लॉक किए हुए हैं, आप हमें प्रोवोकेशन मत करें। हम एक बहुत जिम्मेदार, मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं, इसीलिए आपने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, आपने कश्मीर में अपने ट्रुप्स को मूव किया, हमने आपके वहाँ भी मारा, तो हेडक्वार्टर से बात की है, यहाँ तक आपकी पोस्टें उड़ाई कि उन्होंने झंडे बाइक खड़े कर दिए और हाथ खड़े कर लिए खुदा के लिए हमें ना मारे। हमने आपने हमारे जहाज़ों से, अपने जहाज़ों से हमारे सिविलियन को शहीद किया, हमने अगर 5 जहाज गिरा दिए, इवन देन हमने रिस्ट्रेन छोड़ दिया। हमने कहा हम कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन हम अभी वेट कर रहे हैं। आपने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, फिर ड्रोन मारने शुरू कर दिए, 80 ड्रोन हमने आपके गिराए, इवन देन वी रिस्ट्रेन। फिर आपने एक फॉल्स बना दी कि हमारा जहाज F-16 गिरा दिया आपने, फिर 2 F-17 थंडर गिरा दिए, आपने कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमें काफी पब्लिक खड़ी हो गई कि क्या झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पायलट है, कौन सा जहाज गिरा है, कौन सा पोर्ट गिरा है, बताएं तो सही। उसके बाद आपने टेंशन में फिर रात को आपने मिसाइल मारने शुरू कर दिए। तो देन पाकिस्तान हैड टू डू DGI ने रात को कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम इसे इंतजार करें। और फर्स्ट पर्सन, वो भी दिन की रोशनी में, हमने आपके एयरफील्ड से 16-26
जो हमने आपके टारगेट मिनट टारगेट सेट है कि 26 कामयाब हों। आपके ब्रह्मोस के एक क्रूज मिसाइल से उनको हमने तबाह के डिपो को तबाह कर दिया। बठिंडा एक टूट गया आपका, उधमपुर गया, पठानकोट गया। उसके बाद आपके गेट स्टेशन ने आपकी साइबर से खत्म कर दिए। जो आपका 80 सैटेलाइट वो हमने यहाँ पे जैम कर दिए। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? अभी आपके सामने अमेरिकी खारजा की फार्म साहब से बात की है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इसको मत एस्केलेट करो, 2 न्यूक्लियर मुल्कों में नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको समझ नहीं। आप समझे पाकिस्तान पैलेस्टीनियन की तरफ मजबूर है, नाते लोग हैं बैठे हुए, नॉट रियलाइजिंग हमारी ना ताकत का अंदाजा हो रहा है, ना हमारी फौज कब्जा बैटल हार्ड हो रहा है। उसके बाद हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी का आपको पता था। हमने यही जो टारगेट है फतेह-1 ये हमने 5 मई को ट्राई किया था। उसका तजर्बा कामयाब तजर्बा दिया, उसने तमाम तबाही कर दिया। आपको जिस तरफ ये 120 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, हमारे पास 4000 किलोमीटर वाला रेंज का मिसाइल भी शाहीन 3 है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आपने पाकिस्तान को इंस्टिगेट किया, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। आपको आदत हो गई है, हर दफा आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। आपने पुलवामा में 47 फौजी मरवा के वो अपना इलेक्शन जीता, अभी बिहार इलेक्शन ली, 27 आपने जी अपने पुलिस मरवा लिए। आपके प्राइम मिनिस्टर ये गुजरात का कसाई है, इसकी सोच ही नहीं है। ये इसकी सोच है कि ये गुजरात पे में कोकल के आगे चाय पकाता है, वहाँ बेचता है। ये अभी भी अपने आप को यही समझता है। इसमें इसका अब दिमाग ठिकाने लाना जरूरी था। इसका इलाज ये है कि सर पे डंडा मारो ताकि राम नाम करे, बगल में छुरी रखे और आपके पाँव में गिरे। अब ये इसका ये हाल है। अब इसको समझ आइए कि अभी भी अगर ये रिस्पॉन्ड करेगा तो जो हमारी कॉन्फिडेंस है इससे ज़्यादा खतरनाक है। वो आपके और हाई वैल्यू टारगेट करेंगे, इससे ज़्यादा नुकसान करेंगे। फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी आपको और नुकसान करेगी। आप मत मुकाबला करें, एक्सटेड नहीं होता जनानियां थोड़े वर्ष की गल नहीं है, बस करो जाके कार बैठे दिलों में छुप के बैठे हुए। आपके पायलट भी छुपे हुए हैं, आप भी छुप जाएं और पाकिस्तान में माफी मांगे। आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट टू डू। बिल्कुल। अच्छा हारिस नवाज साहब, बड़ी अच्छी और अहम खबरें आती जा रही हैं, यकीनी तौर पर आपसे भी शेयर करेंगे, नाज़रीन से भी शेयर करेंगे। थोड़ा सा ये बताइए, मार्को रूबियो ने जो फ़ोन किया, हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बात कर लेते हैं। मार्को रूबियो ने बराह रास्त आर्मी चीफ से भी रब्ता किया है, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया गया है और सिचुएशन को डीएस्केलेट करने का कहा गया है। खबर ये है कि जवाब में स्पेशली नायब वज़ीर आज़म ने उनको ये कहा है कि अगर इंडिया यहाँ से सूरत हाल को रोक दे तो फिर हम तैयार हैं, और अगर भारत की जानिब से बात को आगे बढ़ाया गया तो फिर हम भरपूर जवाब, इससे भी ज़्यादा भरपूर जवाब देंगे। किस तरह देखते हैं आप सिचुएशन को? क्योंकि ये वही अमेरिका था जो कुछ रोज़ पहले तक जैसे जीडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब फौरी तौर पर रिस्पॉन्स आया वहाँ से। देखें, पाकिस्तान ने हर मौके पे एज ए रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर प्रयोग किया है। हमने इनिशिएट नहीं की, हमने ना टिल द टाइम जो प्रूव कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अमेरिका को कहते इंडिपेंडेंट एक बॉडी डिटेल करते वो इंक्वायरी करती है, बल्कि अमेरिकन को मालूम है ये सैटेलाइट के थ्रू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, हर चीज पिक हो जाती है कि वहाँ पर ये कौन किसने मारा, किसने क्या किया, कौन आया, किसने, सब मालूम है उसको। इवन देन आप उसको कहते करो, उसके तक की बात ही ना आती। अब देखें, अगर उन्होंने हमारे आज के एरिया में हमारे मासूम बच्चों को मारा, बच्चियों को मारा, औरतों को मारा, तकरीबन 33 हमारे सिविलियन शहीद किए, तो 60 जख्मी किए, देन दे वी हैव टू होल्ड देम अकाउंटेबल। अब आपको अकाउंटेबल का पता है, हम कहते हैं आपको अकाउंटेबल करेंगे, जवाब दे करेंगे। अब आपको जवाब मिल गया, तो मैं समझ नहीं आ रही थी जब हम ये कह रहे थे कि इंसान बन जाए, बस करो, मत मिसबिहेव करो, और सिविलियन को मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, औरतों बच्चों को मारते हो। हमने अब बताएं आपकी एक भी सिविलियन एरिया में जाके हम टारगेट के हमने सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन से देंगे। इसकी अभी भी वक्त है। आई एम श्योर कि हम फील और बिल्कुल ठीक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी और चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा, अगर इंडिया अब दोबारा रिस्पॉन्स नहीं करता तो देन वी आर रेडी फॉर डायलॉग, और डायलॉग भी हम करेंगे इस दफा फर्क किस्म के, आइंदा के लिए इंडिया की हरकत ना करे। अगर ये दोबारा रिस्पॉन्स करता है तो देन वी विल गो फॉर मोर हाई वैल्यू टारगेट, जो इंडिया को अंदाजा नहीं कि हम इसके क्या करेंगे।
इसलिए अगर हमने कहा है तो वी ऑनर आवर वर्ड, अमेरिका शुड ट्राई होल्ड ऑन दैट और फिर मुज़ाकरात करें एंड देन वी करें। हमने अपना बदला ले लिया, बट वी विल नॉट स्टॉप इट इफ इंडियन की तरफ से दोबारा कोई और रिस्पॉन्स आई। और बिल्कुल पाकिस्तान इस बात को बिल्कुल क्लियर भी कर चुका था, मुतादिद बार कह चुका था कि बात अगर आगे बढ़ी इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स को पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ साहब मुसलसल रोका जा रहा था। हारिस नवाज साहब, आप किस तरीके से उन्हें कहा जा रहा था कि आप इस मामले में भारत को देखें, भारत को रोकें, जो भारत दरानंदाजी कर रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है, लेकिन किसी ने उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। तो अब ये बात क्लियर थी पाकिस्तान की जानिब से कि बात बियॉन्ड दी बॉर्डर्स भी जाएगी। अब फौरी तौर पर इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स का मुतारिक होना इस बात का सबूत है कि सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान दुनिया को अपना हमनवा बना रहा है। देखें, पाकिस्तान बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पर है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सतह भी है, हमारी सफारती सतह पर भी है, और हमने जस्ट कॉज के ऊपर हमें 100% है। हमने फौरन कहा कि आप एक इंटरनेशनल इंक्वायरी करा दें, उसको आप जिसको मर्जी यूनाइटेड नेशन इंक्वायरी करा लें, और उसके बाद हमारे से बात करें, हमें बताएं अगर कोई फैक्ट लगाते हैं, लेकिन आप खुद प्लान करें, आप खुद एग्जीक्यूट करें, आप खुद फैसला कर लें, और फिर पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दें 5 मिनट के अंदर। कौन सी इंक्वायरी होती है, कहाँ से आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि 5 मिनट में आपको सब कुछ पता चल गया और 10 मिनट में FIR भी काट दी और आपने पूरा पाकिस्तान को ब्लेम कर शुरू। ये ड्रामे बंद करें, ये ड्रामे आप सब समझ चुके हैं, पूरी इंडियन पब्लिक को पता है। इंडियन पब्लिक बहुत अवेयर है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडरेट लोग हैं, वो उनको सब पता है, जिनके प्यारे मरे हैं उनको भी पता है कि आपने तो लोगों को मारा है। ये कसाई जो है, इसके लिए ये लोगों को मारना आम चीज है। इसने पुलवामा में 45 फौजी नहीं मारे थे, अभी 28 टूरिस्ट को मार दी, ये आम बात है। कि गुजरात में कितने मुसलमान मार किए गए, तो अब इसको पता चलेगा। अब जब इसके सर पर डंडा पड़ा है, अब ये राम राम करेगा और आपके पाँव में गिरेगा आके। उस वक्त जिस खोपड़े पे 2 थप्पड़ मारे इसको और जूते मारने चाहिए इसको, और जूतों को हार पहना के इसको गुजरात में रेलवे स्टेशन में छोड़ के आना चाहिए। बिल्कुल, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस अहम तर मामले पर अपने ख्यालात से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया को हमने बिल्कुल वाजे कर दिया है। अब भारत, आप क्या समझते हैं, इस सिचुएशन को किस तरीके से देखेगा? क्या वो जाएगा डीएस्केलेट की तरफ या दोबारा गलती करेगा? फिर गलती करेगा तो खमियाजा दोबारा उसको भुगतना पड़ेगा। देखें, मुझे यकीन है कि ये कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी अक्ल है तो ये ऐसी हरकत मत करे। इसका और नुकसान होगा। इसके मुल्क में दुनिया की बहुत इन्वेस्टमेंट है, सारे लोग इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ से भाग जाएंगे, फॉरेनर चले जाएंगे, इसका IPL तबाह हो जाएगा। और इसको बाज आ जाए हरकत करने से। सिंपल अनाउंस करे कि हम यहाँ पर सीज़फायर कर रहे हैं, हम प्रोवोकेशन नहीं करेंगे, हम इसके बाद मुज़ाकरात चाहते हैं, और हम इनको इंक्वायरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट के लिए तैयार हैं, UNO के थ्रू इंक्वायरी करा लें। अगर पाकिस्तान ब्लेम होगा तो हम इनको बताएंगे ताकि उस पर वो अमल कर सकें, लेकिन इमीडिएटली हॉस्टिलिटी को सीज करें और कंफर्म करे कि इसकी वजह से कोई इश्तियाल अंगेज बात नहीं की। ओनली देन पाकिस्तान विल थिंक, और उसके बाद फिर 40 जितने भी करवानी है, जो हम कंडीशन बताएंगे उसके बारे में फैसला करें। बिल्कुल, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिल्कुल जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स का एक्टिव होना इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान का जवाब बहुत दमदार है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ को बराह रास्त टेलीफोन किया है और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उन्होंने उनसे दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान डीएस्केलेट की तरफ जाए। नायब वज़ीर आज़म से भी उन्होंने रब्ता किया। इत्तलात है कि नायब वज़ीर आज़म ने उन्हें ये कहा है कि अगर भारत यहाँ से डीएस्केलेट करता है, सूरत हाल को वापस करता है, तो फिर हम यहाँ से मामलात को डीएस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर भारत ने दोबारा से कोई गलती की तो पाकिस्तान का जवाब इससे ज़्यादा भरपूर होगा। औकात से बाहर हो गई थी मोदी सरकार, उसको पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए औकात में वापस लेकर आया है। भारत के फौजी अड्डे गूंज उठे। पाकिस्तान ने भारत की कई बेसिस को तबाह कर दिया। मिसाइलों, तैयारों, ड्रोन्स और कीबोर्ड वॉरियर्स के तबाहकुन हमले। ब्यास के इलाके में बराहमोस स्टोरेज साइट, पठानकोट एयरफील्ड, उधमपुर एयरबेस और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का G-टॉप भी तबाह किया गया। पाकिस्तानी हमले में उड़ी सप्लाई डिपो भी तबाह हो गया और पाकिस्तानी हमलों में
आदमपुर गुजरात एयरबेस और सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह हुई है। JF-17 भारत के लिए खतरा। JF-17 थंडर तैयारों की शानदार परफॉर्मेंस। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब बताई जा रही है, जिसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। जदीद गैर रिवायती और सरप्राइज हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए। हिंदुस्तान की 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा बना दिया गया। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। 2700 CCTV कैमरों को हैक किया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुक्मरान जमात BJP की वेबसाइट्स भी हैक कर ली गई हैं। भारत का मिलिट्री सैटेलाइट जैम कर दिया। और आपको ये भी बताएं कि भारत की जानिब से मुसलसल दरारंदाजी की जा रही थी। DGISPR मुसलसल इंतबाह कर रहे थे कि हमारा जवाब सख्त होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड बात है वो ये कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया चीख चिल्लाड़ कर रहा था और अब उसकी आहू बका देखने में नहीं आ रही है। जैसे कि वाज़ेह किया था DGISPR ने कि जब हम हमला करेंगे तो फिर आपको चीखना नहीं पड़ेगा। आप किसी भी भारतीय चैनल को इस वक्त देख ले, वहां पर सांप सूंघ गया है, कोई चीख चिल्लाड़ नहीं हो रही है और दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है। फजर की अजान के साथ ही ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज किया गया। भारत के फौजी अड्डे गूंज उठे। पाकिस्तान ने भारत की कई बेसिस को तबाह किया। मिसाइलों, तैयारों, ड्रोन्स और कीबोर्ड वॉरियर्स ने तबाहकुन हमले किए। फजर की आजान के साथ ही ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का आगाज हुआ। भारत के बड़े अहम फौजी अड्डे गूंज उठे। पाकिस्तान ने भारत की कई बेसिस को तबाह किया। मिसाइलों, तैयारों, ड्रोन्स और कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए तबाहकुन हमले किए गए। बयास के इलाके में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट को तबाह किया। पठान एयरकोर्ट फील्ड, उधमपुर एयरबेस और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का G-टॉप भी तबाह किया गया। पाकिस्तानी हमले में उड़ी सप्लाई डिपो भी तबाह हो गया और पाकिस्तानी हमलों में आदमपुर गुजरात एयरबेस, सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। मनाजिर भी आप बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। JF-17 भारत के लिए खतरा। JF-17 थंडर तैयारों की शानदार परफॉर्मेंस। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम को तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब बताई जा रही है और ऑपरेशन बुनियादो मरसूस, जदीद, गैर रिवायती और सरप्राइज हमले किए गए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड को नाकारा बना दिया गया। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गई। 2500 से जायद अहम CCTV कैमरों को हैक किया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुक्मरान जमात BJP की वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया। भारत का मिलिट्री सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया गया है। पाकिस्तान ने रिवायती, गैर रिवायती दोनों ही तरीकों को इस्तेमाल किया। फ़ज़ाई हमले किए, साइबर अटैक किए भारत पर। भारत ने मुसलसल दरारंदाजी की थी। घटिया तरीन इक़दाम भारत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से उठाया जा रहा था और हमने देखा जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ भारत ने किया। मोदी सरकार ने अपने ही लोगों पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। अमृतसर में इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की थी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय मीडिया को इंतबाह दे दिया था कि आप इतना चीखे चिल्लाए नहीं, जब हम जवाब देंगे, जब हम हमला करेंगे तो फिर आपको चीखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस वक्त आप कोई भी भारतीय चैनल, भारतीय सहाफ़ी सबको देखें, वहां पर सांप सूंघ गया है। पाकिस्तान ने बिलाखिर जवाब दिया। भारत की मुतादिद एयरफील्ड को तबाह किया है। बुनियादो मरसूस, जैसे ही फजर की अजान हुई, फजर की अजानों के साथ बुनियादो मरसूस का आगाज हुआ। पाकिस्तानी मिसाइल उड़े और भारत के बड़े और आम फौजी अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया। वहां पर किस तरीके से वहां पर एयरफील्ड में आग लगी है, तबाही के मनाजिर हैं जो आप बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पाकिस्तानी मिसाइल थे। फतेह-1 को लॉन्च किया गया और फतेह-1 के जरिए निशाना बनाया गया। तैयारों, ड्रोन्स ने भी वहां पर, पाकिस्तानी ड्रोन्स नई दिल्ली में इस वक्त परवाज कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स भी किसी से पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी तबाहकुन हमले किए। ब्यास के इलाके ब्रह्मोस स्टोरेज साइट को तबाह किया। पठान एयरकोर्ट फील्ड, उधमपुर एयरबेस और भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का G-टॉप भी तबाह किया गया। पाकिस्तान ने जवाब दिया। हमने कहा था कि हम जवाब देंगे तो आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। ऐसा जवाब दिया है जिसकी तवक्को भारत की जानिब से नहीं की जा रही थी, बल्कि इंटरनेशनली पूरा वर्ल्ड इस मामले को लेकर सरप्राइज हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने मिसाइलों के जरिए, कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, तैयारों के जरिए भारत पर अटैक किया है। और भारत की ब्रह्मोस स्टोरेज साइट हो, पठानकोट एयरफील्ड हो, उधमपुर एयरबेस हो,
ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स का जी टॉप हो या उड़ी सप्लाई डिपो हो, आदमपुर हो, गुजरात एयरबेस हो, सूरतगढ़ एयरफील्ड हो या फिर इसके अलावा बड़ी अहम मिलिट्री वेबसाइट, सबको ही पाकिस्तान ने इस वक्त वहां पर जैम कर दिया, तबाह कर दिया है। JF-17 थंडर तैयारे भारत के लिए खतरा। JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 अरब बताई जा रही है। ये जो S-400 सिस्टम है, भारत को इस पर भी बहुत ज्यादा नाज था कि ये हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके जरिए हम वहां पर काबू पा सकते हैं कोई भी हमला हो, लेकिन इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। फतह 1 लॉन्च किया गया जिसने मुतादिद शहरों में भारत के हमले किए। 26 हमले पाकिस्तान की जानिब से किए गए और 26 के 26 हमले ही पाकिस्तान की जानिब से कामयाब हमले हुए हैं। जब गैर रिवायती और सरप्राइज हमले हिंदुस्तान को मिले तो हिंदुस्तान हक्का बक्का रह गया। 70% बिजली के ग्रिड्स को नाकारा बना दिया पाकिस्तान ने। बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया। भारत भर में इस वक्त बिजली नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुक्मरान जमात बीजेपी की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। पाकिस्तान का पानी रोकने वालों का पाकिस्तान ने इस वक्त दाना पानी बंद कर दिया है। JF-17 भारत के लिए खतरा। JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के एयरस्पोर्ट सिस्टम को तबाह किया। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत बताई जा रही है कि $1.5 अरब है। फजर की आजान जैसे हुई पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुरयानुल मरसूस का आगाज किया। भारत के फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ब्रह्मोस स्टोरेज से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। पाकिस्तान ने इस पूरे स्टोरेज को ही अब तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से जो जवाब दिया गया वो इस वक्त भारत के लिए नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तानी अवाम और मसाजिद को निशाना बनाने वाली बेसिस को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। बदला कैसे लिया जाता है पाकिस्तान ने भारत को दिखा दिया। उधमपुर एयरबेस पर 3 मिसाइल दागे गए। भारत में इस वक्त हू का आलम है, सन्नाटा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। खौफ और दहशत, ये दहशत पाकिस्तान की दहशत है, पाकिस्तानी फौज की दहशत है, पाकिस्तानी फजाइया की दहशत है और हमारे तैयारों की गूंज है जो इस वक्त भारत में सुनाई दी जा रही है। पाकिस्तानी हमले में सप्लाई डिपो उड़ी को भी तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने उन तमाम तर बेसिस को तबाह किया जहां से पाकिस्तान की मसाजिद पर हमले किए गए थे।